Hello students, a very good morning. So we are now back with the second lecture, that is the lecture number 2 for metallurgy. Now this part is very important. Here we are going to start with the exact extraction of the aluminium from its ore bauxite. कल के लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था कि भाई हमें पल्वराइजेशन कर दी और कंसंट्रेशन में हमने सिर्फ वॉलेटाइल इंप्योरिटी और मॉइस्चर को क्या कर दिया था, रिमूव. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सो अगेन extraction of aluminium from bauxite, and bauxite is Al2O3 dot to water. तो चलिए, the step that we are going to start now is concentration of ore. तो यहां पर जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था, that is Bayes. So this is known as Bayes process. This is known as Bayes process. अब देखिए, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हमने रिमूव कर दी थी कल तक, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन. बट किस केमिकल के साथ हम जोड़ करके उसकी टाइटेनियम और आयरन की ऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं? वो जो सब्सटेंस दिया था, वो जो केमिकल रिएजेंट समझाया था कि हाँ भाई इसको रिएक्ट कर दो तो वो इंप्योरिटीज रिमूव हो सकती हैं, दैट इज बाय बेयर. तो जो मेन कंट्रीब्यूशन था दैट वाज बाय बेयर, तो इसलिए उस प्रोसेस को हमने नाम दिया. तो अभी सुनिए ध्यान से, क्या हुआ, Al2O3 डॉट टू वाटर, इसको हमने रिएक्ट करवाया विद NaOH. दिस इज नोन एज कॉस्टिक सोडा. ठीक है, दिस इज कॉस्टिक सोडा. तो हमने क्या किया, देखिए इसके पास कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज भी थी. ठीक है, दिस इज प्लस दोज इंप्योरिटीज ऑफ टाइटेनियम एंड आयरन ऑक्साइड. तो इसके पास इंप्योरिटीज हैं, साथ में हमारी ओर है, और मैंने केमिकल यूज किया NaOH. सो दिस इज आवर ओर, दिस इज इंप्योरिटीज. कौन सी थी भाई? आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड्स. आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड. तो अब देखिए क्या हुआ, ये केमिकल मैं ओर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं. तो अगर आपको कोई पूछ ले भाई कौन से मेथड से आपने कंसंट्रेशन की है, तो मैंने 2-3 लिखवाए थे आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, और थर्ड लिखवाया था बाय यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट. तो अभी हम क्या करेंगे, ओर में से इंप्योरिटी को रिमूव करने वाले हैं यूजिंग अ केमिकल. सो दिस प्रोसेस इज बाय यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट. तो कंसंट्रेशन कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस का क्या नाम है, बाय यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट. और अगर कोई भाई आपको नाम पूछ ले भाई केमिकल रिएजेंट का नाम क्या है, सो इट इज कॉस्टिक सोडा NaOH. होता क्या है, अब प्रोसेस में क्या हुआ, अब जब हमने इनकी रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट बना सोडियम एल्यूमिनेट, सॉरी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में हमारा बन गया वाटर. ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ में हमारा बन गया वाटर. Now this substance is soluble. This substance is soluble. अब अगर ये सब्सटेंस soluble है और इसके साथ NaOH ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो ये क्या बन गए, these are the solids which are present as a PPT. Obviously अगर सोडियम एल्यूमिनेट जो बना that is a soluble substance, और इन इंप्योरिटीज के साथ कॉस्टिक सोडा ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो मींस these impurities are still in that solution, means in a solid form. तो क्या करेंगे हम, we will filter out these impurities. तो जो तो सब्सटेंस सॉल्युबल है वो तो पूरा सॉल्यूशन के अंदर है, जो इनसॉल्युबल है वो पीपीटी बन गया. अब उसको फिल्टर पेपर में से पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर से क्रॉस हो जाएगा सारा सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी फिल्टर पेपर की दूसरी साइड पे हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और फिल्टर पेपर के ऊपर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रह जाएंगी हमारी, व्हिच इज द आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड. और इसका कलर अगर आपको कोई पूछ ले कि उस फिल्ट्रेट के ऊपर क्या कलर आया है उसका, सो दैट इज रेड मड. रेड कलर की मड होती है बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज ऑफ आयरन, तो उसने उसको रेड कलर दिया. सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, चाय पत्ती और शुगर और सारा कुछ हम चाय बनाने में यूज करते हैं. जब हम पोर करते हैं तो शुगर और वो सारा जो पानी और जो मिल्क होता है वो दूसरी साइड चला जाता है, छाननी के ऊपर इनसॉल्युबल सब्सटेंस रह जाता है, दैट इज चाय पत्ती. सो दिस इज द चाय पत्ती. ठीक है, उसका कलर ब्लैक होता है, इसका कलर रेड है बिकॉज ऑफ दिस इंप्योरिटी. तो अभी जो हमने पीना है, जो हमें चाहिए, दैट इज चाय. तो ये तो हमारा फिल्ट्रेट है, ये तो हमारा ऊपर ही रह जाएगा, अब इसको हम फेंक देंगे. ठीक है, अब हमारे पास आया
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो कि हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। क्यों रिक्वायर है? हमें अल्टीमेटली क्या एक्सट्रैक्ट करना है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तो इसी में है, इसमें थोड़े ना। तो ये हमारा रिमूव हो गया इस प्रोसेस में इम्प्योरिटी, हमारा बचा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहां एक बात रह गई, टेम्परेचर रेंज इज 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इंपॉर्टेंट। हीट कर रहे थे ना हम, तो 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज रख के हमने इसको हीट किया एंड फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। आगे क्या होता है? इन द नेक्स्ट स्टेप हम NaAlO2 को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करना मींस उसके अंदर पानी डाल देना, और इसको हम डाइल्यूट करते हैं विद अ लोअर टेम्परेचर। मींस पहले कितना टेम्परेचर था, अब हमने टेम्परेचर इसका लोअर कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाता है हमारे पास? वी गेट टू फॉर्म Al2O3, सॉरी यहां पर हमारा बन जाएगा NaOH और साथ में बन जाएगा AlOH थ्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बन गया NaOH एंड AlOH थ्राइस। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि AlOH थ्राइस इज अ PPT। सो AlOH थ्राइस इज अ PPT। तो क्या हुआ? पहले इंप्योरिटीज के साथ मैंने बॉक्साइट को रिएक्ट करवाया। बॉक्साइट से रिएक्शन के बाद मेरे पास एक सॉल्युबल कंपाउंड बना, जिसको मैंने छान लिया, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया। जो सब्सटेंस बचा मेरे पास उसको मैंने थ्रो कर दिया, और जो मेरे यूजफुल है उसको क्या किया? मैंने डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, मींस पानी डाला और टेम्परेचर लोअर किया। इसके बाद मेरे पास क्या बन गया? कॉस्टिक सोडा अगेन, और साथ में जिसकी मुझे एक्सट्रैक्शन करनी है मेरे लिए, तो वो मेन बंदा है एल्यूमिनियम। किस कंपाउंड में है? AlOH थ्राइस में। अब यहां सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां इसको मैं फिर फिल्टर करूंगा, फिर फिल्टर करेंगे, क्योंकि इसमें एक बंदा ये इनसॉल्युबल है, ये बंदा सॉल्युबल है। तो अब क्या हुआ? छाननी वाली ही एग्जांपल सोचिए। दूध गया उधर, चाय पानी चला गया, चीनी भी उधर चली गई, चाय पत्ती ऊपर रह गई। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए चाय पत्ती इस केस में, क्योंकि वो जो एल्यूमिनियम वाला बनता है वो मेरा छाननी के ऊपर आएगा, विच इज इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वाले तो छाननी के बाहर हो गए उस ग्लास में। अब छाननी के ऊपर जो रहा मेरे पास, दैट इज AlOH थ्राइस। और मुझे क्या चाहिए? एल्यूमिनियम चाहिए। तो मेरे लिए अब चाय पत्ती इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो छाननी के ऊपर चीज आई है वो मुझे चाहिए, ठीक है। सो यहां पर मुझे AlOH3 जो है ये चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उस AlOH थ्राइस की हम हीट करते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, विच इज 1000 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने हीट किया 1000 डिग्री सेल्सियस, क्या बना? अल्टीमेटली हमारे पास एक बंदा बन जाता है Al2O3 और साथ में वाटर। तो ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम होता है। देखिए टेम्परेचर तो देखिए 1000, तो ये तो उड़ जाएगा साथ के साथ। दिस इज द थिंग व्हिच रिमेन्स विद अस एंड दिस इज नोन एज एल्यूमिना, ठीक है। तो देखिए इतनी सीरीज ऑफ रिएक्शन करके मैंने बॉक्साइट से क्या बना दिया? अब एल्यूमिना। मींस ना तो एल्यूमिना के पास अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ना ही कोई इंप्योरिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई एल्यूमिना। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं पूछ रहा हूं, क्या इसमें हम तीसरा प्रोसेस करेंगे, तीसरा स्टेप करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड ओर? नहीं, ये तो पहले से ही ऑक्साइड है। Al2O3 की और ऑक्साइड क्या होगी? तो ना ही तो इसकी रोस्टिंग होगी, ना ही इसकी क्या होगी? कैल्सिनेशन, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एन ऑक्साइड ओर। हाँ कि एल्यूमिनियम का नाइट्रेट होता है, एल्यूमिनियम की सल्फाइड होती तो हम करते, ये तो पहले ही एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इज रिक्वायर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार पूछ लेते हैं कि व्हिच स्टेप इज मिस, ठीक है। तो आंसर इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सो नो नीड ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ना ही तो रोस्टिंग की आवश्यकता, ना ही कैल्सिनेशन, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा मिस है। एक और पॉइंट सुन लीजिए। अब देखिए हमने क्या यूज किया था? कॉस्टिक सोडा, और यहां पर हमें कॉस्टिक सोडा मिल गया था। अब हम इस कॉस्टिक सोडा को भी फेंकेंगे नहीं, क्या करेंगे? दिस कॉस्टिक सोडा जो इस स्टेप में बना है वो अगेन रीयूज हो जाएगा इस स्टेप में, ठीक है। तो यानी हमें यहां पर चाय पत्ती चाहिए थी, लेकिन जो चाय है वो भी रिक्वायर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम पिछले स्टेप में यूज कर लेंगे कि हाँ भाई यहां पे बन गया, तो चलो पिछले स्टेप में एज अ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जितना हम कम वेस्टेज करेंगे उतनी बढ़िया। फेंक तो सकते ही हैं, क्योंकि ये तो चाहिए नहीं, हमें तो एल्यूमिनियम वाला बंदा चाहिए, तो ये चाहिए, इसको फेंकना नहीं है। क्या किसी में यूज कर सकते हैं? यस, इसी रिएक्शन के पहले स्टेप में इसको यूज कर सकते हैं,
ऑलराइट, तो चलिए अब हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की आवश्यकता नहीं। अब आता है हमारे पास अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज, क्या करते हैं भाई, हम रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर की रिडक्शन कर सकते हैं हम। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने कल करवाई थी ZnO + C गिव Zn + CO, तो ऑक्साइड ओर से हमें सीधा सीधा मेटल मिल गई। तो यानी हम ये सोच रहे हैं कि Al2O3 की कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दो, बन गया Al + CO। तो ये हो गया रॉन्ग। इसका रीजन क्या है, क्यों एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सीधा कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के हम रिड्यूस नहीं कर सकते उसको? द रीजन इज एल्यूमिनियम is having high affinity for oxygen। मींस अगर एल्यूमिनियम ने एक बार ही ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लिया तो वो ऑक्सीजन को अपने बीच में से छोड़ने वाला नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम इज हैविंग हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एक बार ही उसने कंपाउंड बना लिया, एक बार ही ऑक्सीजन को पकड़ लिया, उसके बाद उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि ऑक्सीजन इज द फर्स्ट लव ऑफ एल्यूमिनियम। पहला प्यार कोई भी नहीं छोड़ता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब फोर्सफुली छुड़वा सकते हैं हम, बिल्कुल नॉर्मली नहीं इसको हम कर सकते कि ले भाई इसके साथ रिएक्ट कर ले, तेरे को एक और दे देते हैं, इसके साथ तू रिएक्ट कर ले ना, ऑक्सीजन को बोलता ना, सॉरी हम नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ना ऑक्सीजन उसको छोड़ने वाला है ना एल्यूमिनियम। तो क्या होता है, फिर हम शॉक देते हैं इनको, ठीक है, एकदम से। अब कुछ ना कुछ तो करना है तो हम शॉक देते हैं। शॉक मींस वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूछ भी लेते हैं भाई सिंपली क्यों नहीं रिड्यूस हुआ, बिकॉज एल्यूमिनियम इज हैविंग हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। यानी कि सिंपली जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में किया था वो इसमें भी करेंगे कि हमें मेटल की ऑक्साइड में से मेटल निकालना है, ठीक है, यही तो बात कर रहे हैं ना हम, रिडक्शन में यही तो होता है, मेटल की ऑक्साइड से हमें मेटल तक जाना है। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करके भी तो जा सकते हैं, आपको भी तो पता है, सबको पता होगा भाई। Al2O3 इसकी हम रिडक्शन करेंगे तो याद आपको होना चाहिए, अब हमने बहुत अच्छे से किया था इलेक्ट्रोलिसिस, जो मेटल होती है वो ऑब्टेन हो जाती है कैथोड के ऊपर, और जो नॉन मेटल होती है या कोई गैस होती है वो ऑब्टेन हो जाती है हमारी एनोड के ऊपर। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें कैथोड पे क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा एट एनोड, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम हमें कैथोड पे मिल गया, ऑक्सीजन हमें इधर कैथोड इधर एनोड। तो ये देखिए मिल तो गई हमें मेटल, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब अगर हम सिंपल मेथड से नहीं कर सकते तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उसकी। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस एल्यूमिनियम। अच्छा यहीं पर एक बात सुन लीजिए, एल्यूमिनियम की अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो हम या तो उसको एक्वस फॉर्म में कर सकते हैं या फिर मोल्टन फॉर्म में। अब एक्वस में नहीं कर सकते थे बिकॉज मैनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पानी में घुलता नहीं है, Al2O3 या और भी बहुत सारे। तो हमने क्या सोचा, ठीक है भाई एक्वस बन नहीं सकता तो इसकी मोल्टन स्टेट में कर लो, मोल्टन स्टेट में कर लो। मोल्टन मींस इसको मेल्ट कर लो। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट इज शॉकिंगली 2050 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, बहुत हाई होता है। अब ये मेल्ट होने को ही नहीं आता 2050 का, तो क्या करें भाई, क्या करें। तो बहुत साइंटिस्ट ने सोचा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या, मैं नाम दे रहा हूं उनको, साइंटिस्ट था हॉल हेरोल्ड, ठीक है, उसने एक मेथड बताया कि भाई एल्यूमिना का इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसकी वजह से उसको मोल्टन स्टेट में लाना इज डिफिकल्ट, और अगर ला भी लेते हैं ना तो ये चीज डीकंपोज होनी शुरू हो जाती है। मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम के फ्यूम्स बनते दिखते हैं, और एल्यूमिनियम के फ्यूम्स बन गए मींस एल्यूमिनियम सारा निकल गया बाहर। और अभी आप ये सोचेंगे भाई उन फ्यूम्स को कंडेंस कर लो, नहीं वो भी नहीं हो सकता था, एल्यूमिनियम की कंडेंसेशन भी बहुत डिफिकल्ट थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने हाई टेम्परेचर में एल्यूमिनियम उड़ता जा रहा है और एल्यूमिनियम को पकड़ नहीं सकते हम, तो क्या करें, क्या कोई ऐसा तरीका है
कि हम इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर दें, मेल्टिंग पॉइंट कम कर दें। तो बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारा काम चला, तो उसके बाद एक बंदा आया फिर हॉल हेरोल्ड। तो हॉल हेरोल्ड ने कहा कि जी हम मेल्टिंग पॉइंट इसका कम कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लास 9। किसी भी बॉडी का अगर मेल्टिंग पॉइंट कम करना है तो उसके अंदर इंप्योरिटीज ऐड कर दो। ये किसी के दिमाग में आया ही नहीं उस समय, किसके दिमाग में आया? हॉल हेरोल्ड। अब ये थोड़ी है कि चलो मिट्टी डाल दो बीच में, मिट्टी नहीं डालनी है, मींस कोई वो कंपाउंड भी ऐसे होने चाहिए जो ओवरऑल प्रोसेस में कोई दिक्कत ना दे। तो हॉल हेरोल्ड भैया आए, इन्होंने दो कंपाउंड हमें बताए। फर्स्ट वाज क्रायोलाइट, सेकंड वन वाज फ्लोरस्पार। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड बताए उसने कि एल्यूमिना के साथ Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना है, इसके अंदर दो इंप्योरिटीज डालो, एक तो क्रायोलाइट डाल दो, एक फ्लोरस्पार डाल दो, तो उससे क्या होगा? द मेल्टिंग पॉइंट विल बिकम ओनली 950 डिग्री सेल्सियस। देखिए भाई 2050 से 950 पर आ गए, कितना टेम्परेचर उसने कम करवा दिया यूजिंग दीज टू इंप्योरिटीज। तो अगर आपको कोई पूछ ले भाई फंक्शन क्या है क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का, तो आप करेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 2050 से रिड्यूस करने के लिए 950 तक हमने किया। अब हम मोल्टन स्टेट में उसकी कर सकते हैं, अब एल्यूमिनियम के फ्यूम्स नहीं बनते, अब अच्छे से इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हो सकती है। ऑलराइट, तो मैं जरा टाइम देख लूं कितना हो गया है इसमें, सो दैट कि हम इसको कर पाए। अभी तो 16 मिनट्स हुए हैं, कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो चलिए आपको पता है कि हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनाना होता है। सो दिस इज आवर सेल, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। इसके अंदर हमने डाली भाई इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर हमने डाला इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। और अब ध्यान देंगे कि इसका जो बॉटम हम बनाते हैं ना, दैट इज अ स्लोपिंग बॉटम। तो यहां पर एक स्लोप होती है इस बॉटम में, मतलब यहां पे कुछ चीज लगाई होती है कि इलेक्ट्रोलाइट जब भी कोई कंपाउंड बने तो फिर वो हम यहां से ऑब्टेन कर ले, वो बाद में आएगा। और नीचे हमने लगा दी थी टैब, हमने यहां पर लगा दी टैब कि कोई भी अगर चीज हमें चाहिए होगी तो हम इस टैब से ऑब्टेन कर लेंगे। यहां पर टैब आ गई, सो दिस इज द टैब। ठीक है, दिस इज द स्लोपिंग बॉटम एंड हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया है बीच में, तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है हमें पता है, हमने उसी के ऊपर तो डिस्कशन की है। इलेक्ट्रोलाइट इज एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पार। ठीक है, अभी आपने मुझे फार्मूलाज नहीं पूछे हैं इनके, कैसे पूछते हैं ना ऑनलाइन। तो एल्यूमिना इज Al2O3, क्रायोलाइट इज, लिख लीजिए एक बार, यहां पर मैं लिख देता हूं, एल्यूमिना इज Al2O3, cryolite is Na3Alf6, and finally we are having fluorspar. This is simply calcium fluoride CaF2। ठीक है, तो एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार तीन बंदे आए जिसकी हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाई। तीन क्यों यूज किए, सीधा एल्यूमिना क्यों नहीं यूज किया? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों बंदे मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करते हैं। अभी देखिए इसके अंदर मैंने कुछ इलेक्ट्रोड्स भी डिप करनी होती है, तो मैंने यहां पे कुछ इलेक्ट्रोड्स भी डिप कर दी। सो दीज आर दी सिंपली कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ कार्बन। और एक बात और ध्यान देंगे हम, यहां पर ये जो ब्लैक कलर की वॉल कर दी है इसको बोलते हैं कार्बन लाइनिंग। सो दिस इज दी कार्बन लाइनिंग, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो वॉल है उसको मैंने कार्बन से लाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज लाइन्ड विद कार्बन। तो अभी सुनिए, हमने बैटरी के ऐसे कनेक्शन दिए कि ये जो वॉल है इसको मैंने कनेक्शन दिया नेगेटिव, यानी आप समझ लीजिए इसको मैंने कैथोड बना लिया नेगेटिव, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको मैंने बना दिया पॉजिटिव, मींस एनोड। ध्यान से सुनते चलेंगे। ठीक है,
ये जो चीजें हैं इनको मैंने एनोड रखा, मींस इसको चार्ज दिया, अल्टीमेटली यहां तक भी पॉजिटिव चला गया, लेकिन ये जो साइड की वॉल है इनके ऊपर मैंने क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज, इनको कैथोड बना दिया। सो दिस इज अगेन ऑफ मटेरियल कार्बन, ये सारा कार्बन का है या ग्रेफाइट बोल लीजिए आप, एंड दिस इज आल्सो कार्बन, ये भी नहीं लिखा। सो वॉल्स आर ऑफ कार्बन, और कार्बन को हमने क्या दे दिया, नेगेटिव, मींस कैथोड पे भी कार्बन है, एनोड पे भी कार्बन है, ठीक है। कैथोड किसको दिया, वॉल को, एनोड किसको दिया, इन इलेक्ट्रोड्स को। तो अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज रेडी, वॉल के ऊपर नेगेटिव और ऊपर इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर देयर इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर भी लिख देते हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट में ये तीन चीजें हैं, तो क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रोलाइट में जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम उनके आयंस देखते हैं कौन कौन से बने। तो देखिए तीनों के आयंस कौन कौन से बन रहे हैं। एल्यूमिनियम का Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये बना। इधर क्या बनेगा भाई, Na प्लस Al प्लस F नेगेटिव। ये क्या बनेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ये हमारे पास बंदे बन गए। अभी देखिए तीन पॉजिटिव वाले बंदे हैं हमारे पास, तीन नहीं चार, नहीं तीन ही, 1 2 3। एल्यूमिनियम तो यहां सेम ही है, सो एक एल्यूमिनियम, एक सोडियम और एक कैल्शियम, तीन पॉजिटिव वाले बंदे। यानी ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है किधर की तरफ मूव करेंगे, दे ऑल विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। यानी कैथोड के पास गया एल्यूमिनियम भी, कैथोड के पास गया सोडियम भी, और कैथोड के पास गया कैल्शियम भी। अब आपको याद है कि कौन बंदा डिस्चार्ज करेगा, उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। लीजिए यहां लगा लेते हैं सीरीज, लीजिए लगा ली हमने सीरीज, ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। चलिए नीचे तक प्लेटिनम, हमें पता है जितना बंदा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पड़ा होगा उतनी जल्दी वो डिस्चार्ज होगा। तो मींस डिस्चार्ज इंक्रीजेस बाय मूविंग डाउन, सो नीचे जाते जाते डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो अभी देखिए हमारे पास कौन कौन से बंदे हैं, सोडियम है, कैल्शियम है और एल्यूमिनियम है। इन तीनों में से सबसे नीचे कौन पड़ा है, एल्यूमिनियम। सो जो सबसे नीचे पड़ा है वही जाके डिस्चार्ज हो जाएगा एट कैथोड। तो मतलब गए ये तीनों ही, क्योंकि आयंस तो तीनों के ही हैं, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा कैथोड पे, एल्यूमिनियम। और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड सारा इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसको वो आता है फिर तो बिल्कुल भी सही है। Al3 पॉजिटिव में कैथोड पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, एल्यूमिनियम। देखिए Al3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया एल्यूमिनियम। एंड दिस एल्यूमिनियम विल फॉर्म, कैथोड क्या है इसकी, वॉल, और वॉल के ऊपर हमें हल्का हल्का सा एल्यूमिनियम दिखना शुरू हो गया, मींस सिल्वर कलर के हमें ग्लोब्यूल दिखने शुरू हो गए टू दीज वॉल्स। थोड़े समय के बाद एल्यूमिनियम ग्लोब्यूल्स आर सीन, एल्यूमिनियम ग्लोब्यूल्स। तो हमें कैथोड की वॉल मींस इस वॉल के ऊपर जिसको हमने कैथोड बनाया था हमें क्या दिखने शुरू हो गए, एल्यूमिनियम के ग्लोब्यूल्स। अब और सुनिए, ये तो कैथोड की बात हुई। अभी नेगेटिव वाले बंदे भी तो हैं, वो कौन है, दो जन हैं, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। अब इसमें सोचने वाली बात तो नहीं है, सिर्फ ये सोचिए कि इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज अ हाईली, ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने केमिक उसमें पीरियोडिक टेबल में देखा था, फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन नहीं है। तो मींस फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से हम चाहते हैं कि ये दोनों बंदे कहां जाएंगे, एनोड की तरफ। सुनते चलिएगा, बोथ विल गो टुवर्ड्स एनोड। तो ऑक्सीजन भी यहां चला गया क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव जाएगा ही, और फ्लोरीन। अब डिस्चार्ज कौन होगा, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, इसके पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, कौन जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, मींस नेगेटिव चार्ज है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में से कौन बंदा जल्दी से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। फ्लोरीन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है पकड़ के रखता है अपना इलेक्ट्रॉन, देता नहीं है किसी को। सो इन दोनों में से फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नहीं देगा, ऑक्सीजन फटाफट से दे देगा इन कंपैरिजन टू दीस टू। तो क्या होगा, एट एनोड, एट एनोड यानी कि यहां पर जाकर के, ठीक है, एट एनोड O2 नेगेटिव, O2 negative will give these two electrons and will become O. O2 नेगेटिव अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बन जाएगा, O। लेकिन हमें पता है O ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता,
तो ये एक और O2 की वेट करेगा कि भाई ये कब 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक मुझे नया O मिलेगा, और एंड दीज टू O विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये जो दोनों O हैं ये जुड़ करके बना देंगे हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए बना दी इसने ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहां बन रही है, यहां पर, क्योंकि ये हमारे क्या थे, एनोड्स, तो ऑक्सीजन बनी यहां। ध्यान से सुनते चलेंगे, ऑक्सीजन बनी यहां पर। अब ये बंदा भी क्या है, कार्बन वाला बंदा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और साथ में इस रिएक्शन की वजह से यहां पे क्या बनना शुरू हुआ, ऑक्सीजन। तो एक रिएक्शन और होगी इसमें भाई एनोड के ऊपर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन जिसका ये मटेरियल बना था इलेक्ट्रोड का, और उसके ऊपर ऑक्सीजन डिपॉजिट होने शुरू हो गई, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़े समय के बाद क्या होगा भाई, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होकर उड़ती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड बनके, तो थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं खत्म, एकदम जीरो। क्यों, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उड़ गया। तो यानी हमें टाइम टू टाइम इन एनोड्स को रिप्लेस करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ नीड टू रिप्लेस दिस एनोड, या फिर इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोड है इनको क्यों रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये खत्म हो जाती है ड्यू टू देयर रिएक्शन दिस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो उड़ गई मींस कार्बन लेके चली गई, वो अब कार्बन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगी, रह ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इसमें रह गया था कि रिएक्शन करते समय ना हम इसके ऊपर ना हल्का सा कोक डाल देते हैं। कोक मींस कार्बन की लेयर बिछा देते हैं इसके ऊपर। सो दिस इज द पाउडर्ड कोक, जो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डाल देते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि देखो ये इसका टेम्परेचर हमें पता है ना कितने पे कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज टेकिंग प्लेस एट, कहां था, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको हमने मोल्टन स्टेट में रखा था, एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज टेकिंग प्लेस एट 950 डिग्री सेल्सियस। अब इस 950 डिग्री सेल्सियस को हमें मेंटेन करके रखना है कि हाँ भाई इतना ही टेम्परेचर रहे, तो इसके लिए हमने इसके ऊपर कोक की लेयर बिछा दी। हमने इसके ऊपर एक कोक की लेयर बिछा दी ताकि इसका बाहर वाले एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट ना रहे। बाहर वाले एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट नहीं रहा मतलब हीट लॉस नहीं होगी। तो देखिए कितना सोचा वॉल हेरोल्ड ने, अच्छा सा प्रोसेस दिया, और उसने कहा ये मोल्टन स्टेट में रहे, वो रहेगा कि अगर हीट लॉस नहीं होगा। हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इसने ऊपर एक कार्बन की लेयर बिछा दी पाउडर्ड कोक की, ताकि हीट लॉस बाय रेडिएशन उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो इसका काम क्या होता है पाउडर्ड कोक का, टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन। रेडिएशन के साथ हीट लॉस ना हो उसको प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात सुन लीजिए यहीं पर, देखिए हमें ऑब्टेन हो गया एल्यूमिनियम, हमें मिल गया कहां पर, वॉल्स की साइड पर। जब ये प्रोसेस होता चला बहुत समय तक चला ये प्रोसेस, तो क्या होगा, सारे का सारा एल्यूमिनियम इस कैथोड के ऊपर जमना शुरू हो गया, सारे का सारा एल्यूमिनियम इधर भी इधर भी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारा हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो बन जाएगा, बहुत सारा एल्यूमिनियम हमारे पास बन गया। अब हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम हमें बाहर चाहिए, हम बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये स्लोपिंग बॉटम था, तो ये स्लोपिंग बॉटम से स्लाइड करता हुआ ये टैप हम ओपन कर देंगे, नीचे कोई भी एक बीकर वगैरह रख देंगे, यहां पर हम क्या कर लेंगे, सारा एल्यूमिनियम को कलेक्ट, तो यहां पे कलेक्शन हो जाएगी एल्यूमिनियम की। ठीक है, एक और पॉइंट आ जाता है, इसके साथ अगर मैं एक बल्ब अटैच कर दूं, इफ आई अटैच अ बल्ब टू दिस अपरेटस, तो क्या होगा ना, ध्यान से सुनेगा, इस अपरेटस के साथ अगर मैं बल्ब भी अटैच कर दूंगा, बल्ब अटैच टू दिस अपरेटस, बल्ब मैंने अटैच किया सपोज सीरीज में, ठीक है, बल्ब इसमें मैंने अटैच कर दिया सीरीज में, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब क्या है, जब ये प्रोसेस चल रहा है ना एक्सट्रैक्शन का, मींस एल्यूमिना हमारे पास पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चली जा रहा है, मींस ऑब्वियसली यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इसको बाहर से एनोड कैथोड हमने दिया है, तो मींस इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बल्ब भी चल रहा है, अंदर प्रोसेस भी चलता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब एल्यूमिना खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट टाइम टू टाइम क्योंकि एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा तो एल्यूमिना खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही एल्यूमिना खत्म हुआ, जैसे ही एल्यूमिना खत्म हुआ, अंदर वाली रिएक्शन बंद हो गई, ऑब्वियसली अब क्या होगा, एल्यूमिना है ही नहीं, तो रिएक्शन कैथोड एनोड में कौन जाएगा, कोई भी नहीं। तो अगर ये चीज खत्म हो गई
तो सारी की सारी वोल्टेज जो आधी ये खा रहा था क्योंकि सीरीज में लगा था, बल्ब भी और सेल भी ये सीरीज में लगे थे, तो जब सेल के अंदर वाली रिएक्शन खत्म हो गई, मींस अब वो कोई करंट नहीं खा रहा, अब वो कोई वोल्टेज नहीं खा रहा, तो सारी की सारी वोल्टेज किसको मिल जाएगी? बल्ब को। एकदम से वोल्टेज बल्ब को मिली तो वो ब्राइटली ग्लो करना शुरू किया। ध्यान से सुनना, वो ब्राइटली ग्लो करना शुरू किया। क्यों? सीरीज में लगे थे, सीरीज में वोल्टेज हमारी डिवाइडेड रहती है, वोल्टेज डिवाइडेड रही तो क्या हुआ, जितनी देर तक तो ये सेल चल रहा था वो वोल्टेज सेल भी खा रहा था और बल्ब भी, तो बल्ब डिमली ग्लो कर रहा था उस समय। जैसे एल्यूमिना खत्म हुआ, सारी की सारी वोल्टेज इससे हटा के किसको मिल गई? बल्ब को। और अगर ज्यादा वोल्टेज मिली, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो ज्यादा करंट, तो बल्ब ने ब्राइटली ग्लो करना स्टार्ट किया। यानी अगर बल्ब आपका ब्राइटली ग्लो करता है तो हमें क्या इंडिकेशन मिला कि एल्यूमिना बंद हो गया, खत्म हो गया है एल्यूमिना। यानी जो वर्कर वहां काम कर रहा है वो ये बल्ब लगा के रखते हैं ताकि हमें एकदम से इंडिकेशन मिल जाए कि बल्ब ने जैसे ब्राइटली ग्लो किया मींस एल्यूमिना खत्म हो गया, हमें और एल्यूमिना एंटर करवाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया कि ये जो एल्यूमिना यहां पर बनता है, सॉरी एल्यूमिनियम यहां पर बनता है, दिस इज इम्प्योर एल्यूमिनियम। इस इम्प्योर एल्यूमिनियम को हमें प्योरीफाई करना है, वी हैव टू प्योरीफाई दिस एल्यूमिनियम। और उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं विच इज नोन एज हूप्स रिफाइनिंग, ठीक है। तो इम्प्योर एल्यूमिनियम से हम प्योर एल्यूमिनियम जाएंगे, लेकिन वो कल, और उसी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे फिर एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। बस कल वाला लेक्चर हार्डली 15 या 20 मिनट का होगा, तो कल वाले लेक्चर में हम मेटलर्जी का लास्ट पार्ट कर देंगे खत्म। वैसे सिलेबस में यहीं तक है, मींस रिफाइनिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, बट बाय चांस अगर आ गए तो मैं करवाऊंगा। एंड वी आर हैविंग ओनली एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, तो एलॉय दो ही हैं एल्यूमिनियम के, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। पढ़ते रहिएगा। चलिए कल मिलते हैं।